एवरीवन, आई एम हमाद और आज हम एक और सैंपल इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक है मेनस ऑफ करप्शन। और ये टॉपिक मैंने क्यों चूज किया है क्योंकि हमें पता है कि एग्जाम में 10 टॉपिक्स होते हैं, उसमें से 3-4 ऐसे इश्यूज होंगे जो बड़े यूनिवर्सल हैं, जो ग्लोबल इश्यूज होते हैं, उन पे एक टॉपिक आना है। हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान के रिलेटेड जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं उनके ऊपर भी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आना है, कोई ना कोई टॉपिक जरूर आएगा, कोई स्टेटमेंट जरूर आएगी। तो मैंने एक आपको पहले करवा दिया, राइज ऑफ नेशनलिज्म, फैशिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म, पॉपुलिज्म, वो एक ग्लोबल इशू था। और अब एक डिफरेंट अप्रोच आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं कि हमारे डोमेस्टिक अगर किसी इशू पे आ जाता है तो हम फनल बेस्ड अप्रोच को यूज करके किस तरह से उसे टैकल कर सकते हैं। डिफरेंट अप्रोचेस हैं लेकिन एक अप्रोच मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। टॉपिक है मेनस ऑफ करप्शन। कोई और टॉपिक भी रिप्लेस हो सकता है इससे, उसमें पॉवर्टी आ सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट आ सकती है, इलिटरेसी आ सकती है, गुड गवर्नेंस आ सकती है। ऐसे इश्यूज जो डोमेस्टिक इश्यूज हमारे इस वक्त चल रहे हैं तो उनको हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं। इसमें भी हमने फनल बेस्ड अप्रोच को यूज किया है। आई विल स्टार्ट विद अ कोट। आप लोग इसे देखेंगे, मैं कोट से स्टार्ट करता हूं, मैं आपको एक एक जुमला समझाता भी जाऊंगा कि मैंने एक जुमला ये क्यों ऐसे बनाया है। अगेन हम स्टार्ट करते हैं इसे एक कोट से। कोट है, मैकियावेली सेड पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अब बात एक फिर बड़ी खुली बात से स्टार्ट की है, एक वाइड पर्सपेक्टिव रखे है, एक कोट से स्टार्ट कर दिया कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इससे एग्जामिनर को वाइब चलेगी कि ये स्टूडेंट जो है, ये जो कैंडिडेट है, ये वेल रेड है, ये पढ़ के आया, तैयारी करके आया है और इसने कोट को ठीक तरह से लिखा हुआ है। इसने कोई साइंस नहीं मारी यहाँ पे कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली सेड मैकियावेली और नीचे सेड मैकियावेली खूबसूरत करके नीचे अलग लिखा हुआ है। ऐसा नहीं लिखना, आप लोगों ने उसे राइटिंग में मर्ज करना है। अगेन मैकियावेली सेड पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। कोई ये भी लिखने की जरूरत नहीं है मैकियावेली स्टेट्स या मैकियावेली हैज स्टेटेड। आप उसे सेट करके बात करें, आगे चलें, आपका मीनिंग जा रहा है, बिल्कुल जा रहे हैं। और इससे अगला जुमला फिर कि दिस डिक्टम हैज बीन वैलिडेटेड हिस्टोरिकली एज वेल एज बाय द कंटेम्पररी इवेंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। Corrupt practices have contributed to the downfall of great empires and civilization. अब मैं करप्शन की सिर्फ बात कर रहा हूं और मैंने ब्रॉड बात से स्टार्ट किया कि दुनिया में जो जो करप्ट करता रहा है, जो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहा है, जो करप्शन करता रहा है, उनका क्या हाल हुआ है? उनका हाल बुरा हुआ है। डाउनफॉल ऑफ सिविलाइजेशंस एंड एम्पायर्स बड़े बड़े करप्शन की वजह से होगी। मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम पहले ये बात कर चुके हैं कि आपने सिर्फ चीजें स्टेट करनी है, आपने सिर्फ चीजों की निशानदेही कर देनी है, आपको हर चीज बताने की डिटेल में जरूरत नहीं, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये मैं ब्रॉड बात से स्टार्ट किया, फनल में आ रहा हूं मैं आहिस्ता आहिस्ता। मैंने बात की कि दिस डिक्टम हैज बीन वैलिडेटेड हिस्टोरिकली एज वेल एज बाय द कंटेम्पररी इवेंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। Corrupt practices have contributed to the downfall of great empires and civilizations. The story of Pakistan is no different. ये फनल में वो लिंक बना है जो कि ग्लोब से आप पाकिस्तान पे कन्वर्ट करें, क्योंकि करप्शन पाकिस्तान का इशू है। पाकिस्तान पे कन्वर्ट कैसे करें? द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान इज नो डिफरेंट। हमारे साथ भी ये मसले मसाइल रहे हैं जिस तरह की दुनिया में प्रैक्टिसेस ऐसी रही हैं। The retrospective menace of corruption has led to governance vacuum, जो मैं समझता हूँ जो मेरे इसके मेजर हेड्स बनेंगे, शायद मैंने वो जुमला यहाँ पे लिखे जो मेरे मेजर हेड्स ऐसे के होंगे। The retrospective menace of corruption has led to governance vacuum and created an atmosphere of mistrust between subjects and the rulers. It's a well known fact कि करप्शन की वजह से ऐसे ही होता है। हम आवाम की टैक्स देती है, हम कहते हैं यार अमीरों ने खाई जाना है। वो जुमला मैंने लिख दिया, मामले की ग्रेविटी शो कर दी है। एक जुमला मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कि ऐसा कैसे होता है, मैंने ये नहीं बताया कि टैक्स पेयर का पैसा कैसे जाके वो खाया जाता है, करप्शन कैसे होती है, मैंने सिर्फ बात कर दी है। मामले की ग्रेविटी का अंदाजा होगी, ग्रेविटी का मसला है कितना बड़ा, कितना सीरियस मसला है। उसके बाद फिर अगेन मैं एक फैक्ट और फिगर लेके आ रहा हूँ। फैक्ट और फिगर कैसे लेके आता हूँ आप देख सकते हैं। फैक्ट फिगर की बड़ी वैल्यू, आपको रेफरेंस कोई रिपोर्ट का जिक्र कर दें। अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, पाकिस्तान स्टैंड्स एट 117th पोजीशन अमंग 177 countries in the list of corruption free countries. अब सबसे पहले इसमें चीज ये देखें कि इसमें मैंने मैथ्स के 177 वर्ड यूज नहीं किया, 116th वर्ड मैथ का मैंने नहीं यूज किया, ये मैंने नहीं किया। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने पूरी इंग्लिश यूज किया। यहाँ पे इंग्लिश की मैंने 117th, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है, यहाँ पे इंग्लिश को प्रेफरेंस मिलेगी, इसलिए मैंने इंग्लिश के वर्ड्स यूज किए हैं। और ये मैंने बात स्टेट कर दी कि पाकिस्तान में मसला कितना बड़ा है। ये एक न्यूट्रल रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट INGO की बात कर रही है कि पाकिस्तान की पोजीशन यहाँ पे 116वें नंबर पे है हम। तो
कितनी एक ग्रेविटी शो करी मसले की, हम किस मसले में फंसे हुए हैं। उसके बाद मैं क्या बात करता हूं, करप्शन एज अ रिजल्ट। अब इस सेंटेंस के अंदर मैं क्या बात करने जा रहा हूं, मेरे जो मेजर हेड्स होंगे करप्शन की वजह से इफेक्ट क्या क्या चीजें होती हैं, वो मैं यहाँ पे एक अपने हेड से, मैंने अपने आउटलाइन के एक हेड से एक जुमला, सिर्फ एक जुमला बनाया उसका, कि करप्शन एज अ रिजल्ट हैज स्टॉल्ड द ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, अंडरमाइनिंग द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री टाइम एंड टाइम अगेन। एक बार हमारे साथ हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि करप्शन ने जाके डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट भी रोकी है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रोकी है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी रोकी है। ये तो हमारे साथ होता ही चला आ रहा है जब से पाकिस्तान बना है। जो टाइम भी है, जो इरा भी है, जो डेकेड भी आप उठा लें, हर डेकेड में। इसलिए यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें कि मैंने टाइम एंड टाइम अगेन का वर्ड लगा के जुमला इतना खूबसूरत कर दिया है। अब इससे क्या बात हो रही है कि हमेशा से ये मसला रहा है, बजाय इसके कि मैं आज का मसला एक जुमले में बताऊं और पिछला मसला दूसरे जुमले में बताऊं, मैंने उनका एक ही जुमला बना लिया। जुमले का स्ट्रक्चर भी स्ट्रांग हो गया और मेरे पास वर्ड्स भी बच गए, क्योंकि हमारे पास तो 8-9 सेंटेंसेस हैं सिर्फ आउटलाइन पूरी, अपनी इंट्रोडक्शन पूरा करने के लिए। तो मेरे पास टाइम, इतने स्पेस नहीं है मेरे पास, तो मैंने एक जुमला बनाया, मैंने अपनी थॉट जाया नहीं की। और अगले जुमले में फिर मैं एक बात करता हूं, मेरा आप पैटर्न देखेंगे, मेरे एक हेड का जुमला आया, एक मैंने रेफरेंस कोट कर दिया, फिर मेरा एक हेड का बना हुआ जुमला है, और फिर मैं अब आके फिर एक रेफरेंस कोट करने लगा हूं। अगला रेफरेंस क्या है कि मार्क आंड्रे फ्लांचे, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान, रोट इन हिज फेयरवेल रिपोर्ट। अब वॉइस ऑफ अथॉरिटी है ना, इससे डिसएग्री कोई कर नहीं सकता, बिकॉज ही रोट इन हिज फेयरवेल रिपोर्ट। उसने पूरा पाकिस्तान घूमा फिरा, उठ गया आगे पीछे, उसने फिर अपनी यूएनडीपी की रिपोर्ट में जाके लिखा, जिससे कोई डिसएग्री कर नहीं सकता। वॉइस ऑफ अथॉरिटी है that corruption in Pakistan trickles from top to bottom and is omnipresent। कि ये मसला ऐसा नहीं कि किसी एक तबके का है, ऊपर वाला करप्शन करते तो नीचे वाला कहता है कि ऊपर वाला करे तो मैं क्यों ना करूं, और उसका सबऑर्डिनेट करते तो वो कहता है कि मैं, वो करे तो मैं क्यों ना करूं। जब एक बंदा एक गाड़ी खड़ी ला करता है, दूसरा कहता है इसके पास गाड़ी कहां से आ गई है, तो मैं भी ले आता हूं, अगर उसने कुछ इस तरह कर ली तो मैं भी कर लेता हूं। तो ये मसला हमारा ओमनी प्रेजेंट हर जगह पे है। ऊपर वाले को देख के नीचे वाले करते हैं, नीचे वाले कट अक्सर ऊपर पहुंचाते हैं, ऊपर वाले कट नीचे देते हैं। तो ये सब इसमें इन्वॉल्व है। पाकिस्तान में कोई भी बंदा इससे दूर नहीं है। पाकिस्तान में करप्शन इट इज ओमनी प्रेजेंट, जो उसने कह दिया कि हर जगह पे मौजूद है। आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी सेक्टर में चले जाएं, आपको किसी ना किसी तरह करप्शन मिल रही होगी। आपको शायद मॉरल करप्शन मिल रही हो, शायद पैटी करप्शन मिल रही हो, व्हाइट कॉलर करप्शन मिल रही हो, डिफरेंट तरह की मिल रही होगी। मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मैंने सिर्फ यहाँ पे फैक्ट स्टेट कर दिया कि हर तबके में हर तरह की करप्शन मिलेगी आपको। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम अगला जो जुमला आता है उसमें फिर मेरा एक हेड का, ये मैंने रेफरेंस कोट किया और अगले जुमले में फिर मेरा एक हेड आने लगा है। उसके अंदर मैं क्या, मेरे जो मैंने एनालिसिस किए होंगे इंडिविजुअल्स और स्टेट लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे, वो मैं क्या बनाता हूं कि ड्यू टू वैरायटी ऑफ इट्स फॉर्म्स एंड परवेसिवनेस फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू इंस्टीट्यूशंस, कि इंडिविजुअल्स में भी ऐसा है और इंस्टीट्यूशंस में भी ऐसा है। क्योंकि मेरे एनालिसिस 2 लेवल पे होंगे। मैं बताऊंगा कि अवाम कैसे करती है, लोग कैसे करते हैं, एक रेडी वाला कैसे करता है, ऐसे में जाके बताऊंगा, यहाँ पे नहीं बता रहा। तो मैंने उसको बात की, यहाँ पे सिर्फ एक हिंट दे दी है, एक डायरेक्शन दे दी है कि एक रेडी वाला कैसे करता है और एक इंस्टीट्यूशन कैसे करता है। अगर एक इंस्टीट्यूशन पूरी इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री, एक डिपार्टमेंट है, एक सरकार का कोई अगर दफ्तर है, तो वो किस तरह से करता है। इंस्टीट्यूट भी ऐसे हैं और अवाम में भी। तो मेरे कुछ एनालिसिस इस तरह के होंगे। उसका मैंने एक जुमला बना लिया कि ड्यू टू वैरायटी ऑफ इट्स फॉर्म्स एंड परवेसिवनेस फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू इंस्टीट्यूशंस। और उसके बाद मेरी स्टेटमेंट, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज एट अ ब्रिंक ऑफ अ सीजर। इतनी बुरी हालत होगी क्योंकि अवाम, एक आम आदमी से लेके, एक रेडी वाले से लेके ऊपर तक हर बंदा करप्ट है। उसकी वजह से क्या लग रहा है कि द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज एट अ ब्रिंक ऑफ सीजर, कि ये स्टेट काम करना छोड़ जाएगा, ये तो रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। ये तो कुछ इस तरह की ग्रेविटी और मसले मसाइल, मैंने सारी पिक्चर दिखा दी कि सूरत हाल क्या है। लेकिन अब इस टॉपिक के ऊपर जो मेरा स्टांस है वो मेरी थीसिस स्टेटमेंट है कि मेरा क्या ख्याल है। ये तो चीजें फैक्ट हैं जो मैंने स्टेट कर दी हैं, जो एक्सपोजिशन का पार्ट है, जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता, जिसमें मैंने कुछ रिपोर्ट्स का जिक्र कर दी है, कुछ रेफरेंसेस कोट कर दिए, वॉइस ऑफ अथॉरिटी की बात कर दी। लेकिन मेरा स्टांस क्या है वो अभी तक मैंने शो नहीं किया था। वो मैं कैसे शो करता हूं, मेरी थीसिस स्टेटमेंट आ गई यहाँ पे कि ऑल्दो द मेनेस ऑफ करप्शन हैज प्लेग्ड द सोसाइटी एट लार्ज, कि बिल्कुल बातें ठीक हैं, सोसाइटी में मसले मसाइल बहुत ज्यादा हैं और सारी सोसाइटी खराब रही है, हर बंदा खराब रहा है, हर इंस्टीट्यूशन खराब रहा है। बट हाउएवर द राइज ऑफ डेमोक्रेटिक एथोस, क्योंकि डेमोक्रेटिक एथोस का बहुत ताल्लुक है आपकी अकाउंटेबिलिटी से,
आपकी ट्रांसपेरेंसी से बड़ा ताल्लुक है। अगर आपकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो आप डेमोक्रेटिक स्टेट ही नहीं बन सकते। लेकिन क्योंकि हमारी रिसेंटली डेमोक्रेसी इंप्रूव हुई है, इसलिए मुझे ये लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी इंप्रूव करने में पीछे हाथ किन चीजों का है। हमारी अकाउंटेबिलिटी बेहतर हुई है, पहले से नैब एक्टिव हुई है, हमारी जुडिशरी एक्टिव हुई है, हमारी विद इन इंस्टीट्यूशंस, हमारी अक्रॉस द बोर्ड हर इंस्टीट्यूशन में आप देख लें जाके इंप्रूवमेंट हुई है, पहले से ट्रांसपेरेंसी आई है, मीडिया ने रोल प्ले किया है। तो विद द राइज ऑफ डेमोक्रेटिक एथोस एंड इट इज कॉम्प्लीमेंटेड विद द एफर्ट्स फ्रॉम द मैसेस, अवाम में अवेयरनेस आई है कि यार हमने करप्शन कम करनी है। पहले से हमें एक नई डायरेक्शन मिली है, चाहे किसने भी दिखाई, चाहे किसी लीडर ने दिखाई, इमरान खान ने दिखाई, अगर आप समझते हैं तो उन्होंने बताया कि अपना पैसा यार अपनी आंखें खोलें, आप लोगों का पैसा इधर उधर जा रहा है, अगर हम नहीं काम करेंगे तो हम तो बैंकरप्ट हो जाएंगे, हमारा मुल्क खाली हो जाएगा, हमारे मुल्क में इतने पोटेंशियल है, पोटेंशियल सारा जाया हो जाएगा। तो हमारी अवाम को भी फाइनली अब आके मैं ये समझता हूँ कि रियलाइज हो गया, जिसको मैंने अपने वर्ड से पुट किया, द राइज ऑफ डेमोक्रेटिक एथोस कॉम्प्लीमेंटेड विद एफर्ट्स फ्रॉम मैसेस, अवाम एंड पॉलिसी मेकर्स। अवाम की सिर्फ एफर्ट से कुछ नहीं होना, पॉलिसी मेकर्स का बड़ा इसमें हाथ है। पॉलिसी मेकर्स का कैसे हाथ है? अवाम रौला डालती रहेगी, पॉलिसी मेकर्स ही कुछ नहीं करेंगे तो फिर तो कोई नई पॉलिसी नहीं आएगी, किसी को पकड़ ही नहीं सकता। पॉलिसी मेकर्स कौन है? नैब है पॉलिसी मेकर्स, जुडिशरी हमारी पॉलिसी मेकर, हमारे इंस्टीट्यूशंस है, वो सारे एक्टिव हो गए हैं, वो काम कर रहे हैं। हमारे अभी नई हमारे हुकूमत आई है, उसके अंदर बहुत सारे हमें अच्छे नाम देखने को मिले हैं, जो करप्ट लोग नहीं है, जो साफ सुथरे लोग हैं, जो खुद भी साफ सुथरे हैं और वो साफ सुथरा काम रखना चाहते हैं। उसकी वजह से मैं ये समझता हूं, हैव पुट अप अ रेजिलिएंट फाइट टू पुश बैक दिस डिजीज, कि उन्होंने बड़ी एक, मैं ये समझता हूं कि अब करप्शन जो है, जिस तरह पहले फ्री फ्लो कर रही थी, बड़ी हर तरफ परवेसिव थी और बड़ी ओमनी प्रेजेंट थी, अब करप्शन को उस तरह का ग्राउंड नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मैं समझता हूं कि डेमोक्रेटिक एथोस इंप्रूव हो चुके हैं, अवाम जाग चुकी है, पॉलिसी मेकर्स को पता चल गया कि इस मुल्क को बचाने वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ करप्शन को ब्रेक लग चुकी है और फ्यूचर में इससे ज्यादा बेहतरी आएगी और हम करप्शन फ्री एक मुल्क बनेंगे और हम तरक्की के जाएंगे। अब ये मेरा स्टांस है। शुरू में मैंने बात ग्लोबली स्टार्ट की, सिविलाइजेशन का जिक्र किया, फिर मैंने बताया कि पाकिस्तान में भी सिचुएशन उसी तरह ही रही है, हमेशा मसले मसाइल रहे हैं। उस बात को मैंने वैलिडेट किया किस चीज से, रेफरेंसेस से, और अपने दो एनालिसिस की बात कर दी कि मैं किस तरह के सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक ह्यूमन डेवलपमेंट की बात एक में कर दी और एक में मैंने इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस के एनालिसिस की बात कर दी। और फिर मैं आके अपना कार्ड शो करता हूं कि हाँ, ये मसले मसाइल तो ठीक हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब वो टाइम चला गया और अब हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो आपको डोमेस्टिक इश्यूज की समझ लगी कि इसमें आपने क्या शो कर दिया, आपने ग्लोबली भी बात कर दी, आप डोमेस्टिक इश्यूज को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आप ग्लोबली बात कर दें, उसमें काफी ग्लोबली मसले हैं, पाकिस्तान में भी मसले हैं, चलते चलते पाकिस्तान के मसले टच करते जाएं, वो कैसे हैं, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, कितनी बुरी तरह इन्वॉल्व है, क्या ग्रेविटी है, कोई एक आधे रेफरेंस कोट कर दें, कोटेशन आपने शुरू में लगा दी थी, उसके बाद अपने हेड से एक जुमला बना लें और फिर आके अपना कार्ड थीसिस का तब शो करें कि ये तो सिचुएशन ऐसे है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसी नहीं रहेगी और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि बेहतरी की निशानदेही हमेशा एक पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ती है, आपको अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पे। तो ये एक आपको सैंपल इंट्रोडक्शन मैंने दी है, जिसको देख के आप पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज, फॉर एग्जांपल वाटर क्राइसिस पे आ जाते हैं, आप बताएं दुनिया में भी मसले हैं, पाकिस्तान में भी मसले हैं वाटर क्राइसिस के, आप उसमें फिर पॉवर्टी का जब बताएं दुनिया में भी मसले हैं, पाकिस्तान में भी मसले हैं, यू नो फनल अप्रोच। अगेन अनएम्प्लॉयमेंट, दुनिया में भी मसले हैं, यूएस में भी मसले हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, पाकिस्तान इज नॉट डिफरेंट, पाकिस्तान में मसले हैं। आपको कोई भी आ जाता है, इलिटरेसी आ जाता है, दुनिया में मसले हैं, थर्ड वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड में मसले हैं, पाकिस्तान में मसले हैं। टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, दुनिया में भी मसले हैं, पाकिस्तान में मसले हैं। दुनिया में कैसे थे, पाकिस्तान में कैसे, तो वो अपनी मर्जी कैसे बताना चाहते हैं। तो डिफरेंट आपको मैंने डिफरेंट अप्रोच दे दिए नेशनलिज्म वाले से, जो कि ग्लोबल इशू था, डोमेस्टिक को हमें अप्रोच करना आ गया। अब इस वीडियो के एंड पे आपको पता चल जाए कि आप किस तरह से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। मैंने कोई इसमें मुश्किल वर्ड यूज नहीं किया, कोई मैंने फ्लावरी इंग्लिश नहीं लगाई, कोई मैंने वर्बोसिटी नहीं की, मैंने सिंपल इंग्लिश लिखी है, लेकिन सिर्फ ठीक वर्ड को ठीक जगह पे लिखा है और सेंटेंस स्ट्रक्चर पे गौर किया है। मैंने कोई वर्ड अपनी जगह से इधर उधर करने की कोशिश नहीं की, मैंने प्रॉपर स्ट्रक्चर में रह के कंजंक्शंस लगा के अच्छे सेंटेंसेस बनाए, कोई सब्जेक्ट मैंने अपना जाया नहीं किया, मेरा लिंक बन रहा है एक से दूसरी बात के अंदर। तो आपके इंट्रोडक्शन की लार्जली क्वालिटी ये होनी चाहिए कि स्टार्ट एक कोट से कर लें, एक डॉट से कर लें, एनालॉजी से कर लें, एंड आप जाके किस चीज पे कर लें, अपने थीसिस स्टेटमेंट पे हमेशा करेंगे, और दरमियान में आप उसकी ग्रेविटी बताएंगे मसलों की, मसले मसाइल की, कि मसला है कितना, इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं,
और आप उसमें एक आधा हेड से जुमला यूज कर सकते हैं, और एक अपने ग्लोब की बात कर दी, एक पाकिस्तान की बात कर दी। लार्जली आपका इंट्रोडक्शन यही होना चाहिए। मेरे ख्याल में अब हमें क्लियर हो गया कि हमारी इस वीडियो को देखने के बाद कि आपने इंट्रोडक्शन किस तरह से बनाना है डोमेस्टिक इश्यूज पे। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर राइटिंग्स, आप लिखेंगे और मुझसे फिर डिस्कस करेंगे उन्हें, और फिर हम, इट्स अ प्रोसेस, आप इसको लिखेंगे पहले रोटी की तरह, आप पकाएंगे तो आपकी रोटी ये 18 कोने बनेंगे, उसके बाद 16 और फिर 14 और फिर करते 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 इट्स अ प्रोसेस। अगर आप समझते हैं कि पहला इंट्रोडक्शन लिखेंगे ठीक हो जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आपका प्रोसेस सही शायद दिसंबर जनवरी तक जाके ठीक हो, लेकिन आप लिखते रहेंगे तो ठीक होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प कर